नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले कल जो है हमने क्लर्क के एग्जामिनेशन का पार्ट 1 देखा था। उसमें हमने ऑलरेडी 70 क्वेश्चन जो थे कवर कर लिए थे और आज से जो है हम 71st क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी सेक्शन से। तो जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और जब ये वीडियो एंड होगा उसके एंड में भी आपको ये वीडियो दिखाई देगा, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन इज, यानी कि निस्पंदस्फीति क्या है। स्टैगफ्लेशन क्या होती है, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, वो होती है इन्फ्लेशन विद रिसेशन, यानी कि महंगाई भी रहती है और इकोनॉमी में आपका रिसेशन भी आता है। रिसेशन का मतलब है इकोनॉमी आपकी नेगेटिव जाती है, नीचे को जाती है, तो रिसेशन उसे बोलते हैं, यानी कि मंदी के साथ जो है स्फीति। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 71। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियाज मेजर इंपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ, तो इंडिया के जो मेजर इंपोर्ट्स रहते हैं वो किससे रहते हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर गुड्स से रहते हैं, रॉ मटेरियल रहता है, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉ मटेरियल। जैसे कि कच्चा माल, यहाँ पे देखिए कच्चा माल हिंदी में होगा और रॉ मटेरियल इंग्लिश में। तो इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि आपका क्रूड ऑयल रहता है वो हम ईरान, इराक और सऊदी अरबिया से मंगवाते हैं बाहर से, तो वो रॉ मटेरियल एक तरह से रहता है। और जैसे कि मेडिसिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है इंडिया का, तो उसमें से भी रॉ मटेरियल जो है एपीआई जिसे हम बोलते हैं वो हम चाइना से मंगवाते हैं। तो उसके बाद ही जहाँ पे जो है वो आपकी मेडिसिन बनती हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इंडिया इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ 72। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 73rd देख लेते हैं। इंडियन बजट इज़ डिवाइडेड इनटू, तो इंडियन बजट जो है विभाजित होता है। तो देखिए इंडियन बजट जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है आपका रिवेन्यू बजट और दूसरा है आपका कैपिटल बजट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। तो इंडियन बजट इज डिवाइडेड इनटू बोथ ए एंड बी, रिवेन्यू एंड कैपिटल बजट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे गलत आंसर है, गिविंग डायरेक्ट लोन्स टू द इंडस्ट्रीज। तो राइट ऑप्शन हमारा डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आरबीआई जो है ये इंडस्ट्री को लोन डायरेक्टली नहीं देता, ये बैंक के थ्रू इंडस्ट्रीज लोन लेती हैं। और यहाँ पे इशूइंग करेंसी नोट जो हमारे होते हैं ये यही इशू करते हैं आरबीआई। उसके बाद गवर्नमेंट को भी ये पैसा देते हैं। उसके बाद ये बैंक्स को जो हमारे होते हैं, जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, या जो मर्जी बाकी जो आपके बैंक रहते हैं, एचडीएफसी हो गया, तो सभी बैंकों को जो है ये आरबीआई पैसा देता है। लेकिन डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ को ये पैसा नहीं देता है। इंडस्ट्रीज़ को पैसा मिलता है इन बैंक्स के द्वारा। ओके, जो कमर्शियल बैंक रहते हैं या गवर्नमेंट बैंक रहते हैं उनके द्वारा जो है ये दिया जाता है। चलिए, तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा 74 का। 75 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ अर्न द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। तो निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती हैं। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो आपका जो बाहर का पैसा रहता है, जैसे कि डॉलर में कोई हमें डॉलर में पे कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो इसका 75 का राइट आंसर है ए आपका। कॉफ़ी और इंडिया में जो है कॉफ़ी और टी में जो है हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज है इंडिया का। तो कॉफ़ी और टी में आपकी चाय और जो आपकी कॉफ़ी रहती है इसमें जो है सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। और टी में हमें पता है कि टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन नॉट रिमूव पॉवर्टी। तो इनमें से कौन सा मेजर है, निम्न में से किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। तो इनमें से जो है इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि इसके द्वारा जो है हम गरीबी को कम नहीं कर सकते। बाकी सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी है गरीबी हटाने के लिए। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, उत्पादन को इंक्रीज़ करना बिल्कुल ज़रूरी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि समानतापूर्ण वितरण होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है कैन नॉट रिमूव पॉवर्टी।
कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको जो पॉवर्टी रिमूव करने में हेल्प नहीं करता? तो गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ रहती हैं वो नहीं हेल्प करती। तो 76 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 77 देखते हैं। व्हेन वाज द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट इनेक्टेड? तो जो आपका प्रोविडेंट एम्प्लॉय जो एक्ट है ये कब इनेक्ट किया गया था, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 1952 को। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियत हुआ था? तो यहाँ पे 1952 यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो आपका पीएफ कटता है तो उसके रिलेटेड जो है ये एक्ट बनाया गया था 1952 में। 78 देख लेते हैं। वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर लोकल बॉडीज़। तो लोकल बॉडीज़ के लिए मेन सोर्स क्या रहता है इनकम का? तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति कर। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो रहता है वो सबसे ज़्यादा जो है इनकम जो है जनरेट करता है लोकल बॉडीज़ की, ठीक है, स्थानीय निकायों के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज़ द सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन अनइरिगेटेड लैंड्स? तो निम्न में से कौन सी फसल की खेती अनसिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, गन्ना, शुगर केन, राइट। तो यहाँ पे जो है इसकी शुगर केन की खेती आप जो है अनइरिगेटेड लैंड में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसके लिए वाटर की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 80 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन फंक्शन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया? तो मेन फंक्शन क्या है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया? ये भी एक बैंक है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका मेन फंक्शन रहता है मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स, छोटी बचतों को बढ़ावा देना। तो इसका राइट ऑप्शन है ए इज़ द राइट आंसर ऑफ 80। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री इज़ नेम्ड एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप? तो किस कंट्री को जो है यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेल्जियम। बेल्जियम जो है एक यूरोपियन कंट्री है। तो आपको लोकेशन भी इसकी मालूम होनी चाहिए। मैप में आप देखें इसकी लोकेशन क्या है। तो ये जो है आपका कॉकपिट ऑफ यूरोप यहाँ पे इसे बोला जाता है। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि शुगर बॉल ऑफ जो शुगर बॉल किसे बोला जाता है? ओके, शुगर बॉल कंट्री किसे बोला जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 82nd जो है हम देखते हैं विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो इनमें से जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो आपको मालूम होगा, छोटे जब थे आप छोटी क्लासेस में तब से पढ़ते आ रहे हो, वीनस। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो वीनस जो है यहाँ पे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और हॉटेस्ट प्लैनेट की बात की जाएगी तब भी जो है आप वीनस ही बोलेंगे। 83rd यहाँ पे रिफ्ट वैली इज़। तो रिफ्ट वैली क्या है? बिभ्रश घाटी। तो रिफ्ट वैली किसे बोलते हैं? तो ये होती है आपकी सब्सिडाइज्ड लैंड लिविंग अलोंग एंड नैरो ओपनिंग, यानी कि भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है। तो सब्सिडाइज्ड लैंड लिविंग अलोंग एंड नैरो ओपनिंग। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ 83। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं आपके। 84 का देखते हैं। डेल्टा इज। तो नदी मुख भूमि क्या है? तो 84 का राइट आंसर होगा आपका ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड बिटवीन इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि वितरक नदियों के बीच की त्रिकोणीय आकार की भूमि। तो ट्रायंगुलर शेप की जो है आपकी लैंड रहती है इसे हम डेल्टा बोलते हैं। ओके, 84 का ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो आपकी जो मैक्सिमम जो आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर रहती हैं वो आपको आपका डेल्टा बनाती हैं, और जो आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर रहती हैं वो ईस्चुरीज बनाती हैं। तो डेल्टा हमें मालूम पड़ गया कि ये ट्रायंगुलर शेप का रहता है। तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो है आपकी सारी की सारी जो है वो डेल्टा क्रिएट करती हैं। ओके, जब बे ऑफ बंगाल में जो जब जाती हैं उसका माउथ जब रहता है तो वो डेल्टा बनाता है वहाँ पे। तो ये आप याद रखेंगे। 85 देख लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डे। तो सबसे छोटा दिवस कौन सा रहता है? तो इसका राइट आंसर है सी, 22 दिसंबर जो है आपका राइट आंसर होगा। ये सबसे छोटा दिन रहता है। और आपका सबसे लॉन्गेस्ट डे भी पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? वो होगा आपका 21 जून। ओके, 21 जून जो है आपका सबसे लॉन्गेस्ट डे रहता है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज 86। व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इराक? तो इराक का जो था पुराना नाम क्या हुआ करता था? तो
इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है उसमें आपका जिक्र होगा, यहाँ पे इंडस वैली के साथ इसका जो है कनेक्शन होगा कुछ ना कुछ, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेसोपोटामिया जो है इराक को बोला जाता था। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा 86 का। 87 देख लेते हैं। जोडैक इज अ बेल्ट ऑफ, राशि चक्र एक पट्टा है। जोडैक इज अ बेल्ट ऑफ, इसका राइट आंसर होगा 12 कॉन्स्टिलेशन। ओके, 12 कॉन्स्टिलेशन जो हैं अंतरिक्ष में उसे बोलते हैं जोडैक। ओके, तो ये बेल्ट है 12 कॉन्स्टिलेशंस की, तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है समर सोलिस्टिस अकर ऑन, तो समर सोलिस्टिस यानी कि कर्क संक्रांति होती है, कब होती है ये? 88 का आपका राइट आंसर है बी, आपका जून 21 को समर सोलिस्टिस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्गेस्ट डे भी होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे इसे समर सोलिस्टिस बोलते हैं। और 22 दिसंबर को बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। ओके, तो ये याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। हट्स ऑफ स्नो वेयर एस्किमोज लिव आर कॉल्ड, तो बर्फ़ की झोंपड़ी जहाँ एस्किमो रहते हैं कहलाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं इग्लू। ओके, जो एस्किमो लोग रहते हैं वो बर्फ़ में रहते हैं, तो बर्फ़ के जो हाउस वो घर बनाते हैं उसे बोला जाता है इग्लू। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ओके, 89 का ऑप्शन है राइट ए, इग्लू। 90 देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ग्रीनलैंड है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का। इसकी लोकेशन भी आप मैप में देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 91। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, तो भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका हैदराबाद में, तो हैदराबाद इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ 91। 92 देखते हैं। हु वर दस्यूज, तो दस्यू कौन थे? ओके, तो दस्यू कौन हुआ करते थे? 92 का इसका राइट आंसर होगा भारत के मूल निवासी थे ये, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के लोगों को जो था दस्यू बोला जाता था, राइट। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 93। वेयर वॉज बुद्धा बोर्न, तो गौतम बुद्ध जो थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, राइट ऑप्शन इज डी, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है आपका? ये आपका नेपाल में है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो था लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। ओके, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, तो नालंदा यूनिवर्सिटी है आपकी बिहार में। तो यहाँ पे नियर बाय ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? देखिए बिहार में, बिहार की कैपिटल है पटना, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नियर पटना बताया गया है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे बिहार में देखने को मिल जाती है। 95 देखते हैं। व्हाट वॉज दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही क्या था? तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया, शुरू किया गया एक धार्मिक पद था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ 95। अ रिलीजियस पाथ लेड डाउन बाय अकबर, अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पद था दीन ए इलाही। ये काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 96 देखते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सरदेशमुखी, सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? तो अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो सरदेशमुखी एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था महाराष्ट्र का। अगर आपने एम्पायर के बारे में पढ़ा है तो उसमें बताया गया है कि सरदेशमुखी जो है ये एक टैक्स है। और आप मुझे बताएंगे कि सरदेशमुखी टैक्स किसने लगाया था, तो वो आप सर्च करके जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ 96। नेक्स्ट चलते हैं। हु रोट रत्नावली, तो रत्नावली को किसने लिखा था? ऑप्शन है आपके पास हर्षा, बाणभट्ट, कालिदास या फिर नन ऑफ दिस। तो रत्नावली आप याद रखिएगा, ये काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ये हर्षा ने लिखा था, हर्ष। ओके, तो हर्ष ने यहाँ पे इसे रत्नावली को लिखा था। नेक्स्ट इज सोमनाथ टेम्पल वॉज सैक्ड बाय महमूद ऑफ गजनी इन द ईयर, तो कौन से जो थे वर्ष में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। ये आपका सी इसका राइट आंसर होगा। 1025 को जो है सोमनाथ टेम्पल में जो है इन्होंने अटैक किया था। आप मुझे बताएंगे कि सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? ओके, किस स्टेट में है इंडिया की? 99 देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय वॉज नॉट एसोसिएटेड विद,
तो राजा राम मोहन राय किससे संलग्नित नहीं थे। यहाँ पे राजा राम मोहन राय यहाँ पे पूछा गया है कि किससे जो थे कनेक्शन नहीं था, इनमें से किसके साथ कनेक्शन नहीं था राजा राम मोहन राय का। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत एजुकेशन। उन्होंने कभी भी संस्कृत शिक्षा के बारे में जो था अपना प्रचार नहीं किया। उन्होंने विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह जो होता है उसके लिए, एबोलिशन ऑफ सती के लिए और प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, ये तीनों के लिए इन्होंने काम किया, लेकिन संस्कृत एजुकेशन के लिए इन्होंने काम नहीं किया था। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। When was the शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी आपकी। तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी 1945 को, जिसे हम वेबल प्लान भी बोलते हैं। ओके 1945 को जब लॉर्ड वेबल जो थे वायसराय थे ब्रिटिश के, तो 1945 को जो है आपकी शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द इंडस वैली सील्स वर मोस्ट प्रोबेबली। तो सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभावित रूप से जो है क्या थी, कैसी थी। तो ये था मींट टू सिग्निफाई ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, तो संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती थी। तो मीन टू सिग्निफाई ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, तो ए इसका राइट आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज 102, ब्राह्मणास आर बुक दैट डील विद। तो ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरोकार रखती हैं। तो ब्राह्मण जो बुक रहती हैं वो किससे रिलेटेड हैं इनमें से। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, साइंस ऑफ सेक्रीफाइस। तो बलिदान की विज्ञान से जो है ये ब्राह्मण की बुक जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं हम 103, बिंबिसार बिलोंग टू द। तो बिंबिसार जो किस डायनेस्टी का राजा हुआ करता था। हर्यंक वंश का था, हरिहर का था, गिरिब्रज का था या अंग वंश का था। तो ये था हर्यंक वंश। ओके ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ 103। बिंबिसार जो था हर्यंक वंश का राजा था। नेक्स्ट इज बुद्धा कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। तो बुद्ध को जो है श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी आपका एग्नोस्टिक या फिर अज्ञेयवादी। तो एग्नोस्टिक बोला जा सकता है बुद्धा जी को। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा 104 का। तो 105 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इन्वेड एंड रूल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपना शासन स्थापित किया था। तो ये थे आपके 105 का राइट आंसर होगा आपके ग्रीक्स, है ना। बैक्टीरियन ग्रीक्स जो थे, सांसारिक भौतिकवादी जो थे, ये आपके सबसे पहले जो था इन्होंने नॉर्थ वेस्ट जो आपका भारत का एरिया है वहाँ पे इन्होंने अटैक किया था। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज हु रिगार्डेड गॉड एज द सुप्रीम ब्यूटी। तो किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है। तो सूफी लोग जो रहते हैं, द सूफी सेंट, सूफी, यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। तो वो जो है गॉड को जो है एक सुप्रीम ब्यूटी की तरह देखते हैं, सर्वोच्च सुंदरता की तरह से। तो ए इसका राइट आंसर होगा 106 का। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक फेल। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा था। ओके तो यहाँ पे ये बेसिकली पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ही वॉज नॉट ए प्रैक्टिकल स्टेट्समैन, यानी कि वह एक व्यवहारिक राजा नहीं था। ओके प्रैक्टिकल जो स्टेटमैन उसके पास जो वो स्किल नहीं थी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक फेल था, एक जो विफल राजा रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 108, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज ब्रॉट बाय तुर्क्स इन इंडिया। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया। तो तुर्कों द्वारा जो है सारंगी को भारत में लाया गया सबसे पहले। ए जो है इसका राइट आंसर होगा सारंगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वॉज द प्रिंसिपल स्पाइस ग्रोइंग रीजन इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा स्पाइसेस, मुख्य मसाले जो हैं कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो मालाबार रीजन, जो आपका केरला का रीजन है मालाबार रीजन, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा है स्पाइसेस पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द मुगल पीरियड जमींदारी वाज नॉट। तो मुगल काल के दौरान जिम्मेदारी डैश नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑनरशिप ऑफ लैंड। भूमि का स्वामित्व जो था यहाँ पे मुगलों का, ये इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 108। नेक्स्ट इज आइवोरी पेंटिंग वाज अ स्पेशलिटी ऑफ।
तो हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्टता है। तो 111 आपका 111 का आंसर होगा अलवर स्कूल। तो आइवरी पेंटिंग का डायरेक्ट रिलेशन है अलवर स्कूल के साथ, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा 101 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा नाम जो था वो था मूल शंकर। ओके, दयानंद सरस्वती का पूरा नाम था मूल शंकर, तो बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज वेयर वॉज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में, तो बी इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। थियोसॉफिकल सोसाइटी का न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर था। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे। व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे। देखिए, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था तो उसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। ओके, तो और उसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे WC बैनर्जी, और ये हुआ था आपका 1885 में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ 114। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंड बाय। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो वो थे सावरकर ब्रदर्स। सावरकर बंधु जो थे इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी का जो था गठन किया गया था। नेक्स्ट इज 116 विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द इंडस वैली। तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को जो है अलग करती है? तो वो करती है आपकी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रेट हिमालयन रेंज। ओके, तो ग्रेट हिमालयन रेंज जो है आपकी ये दोनों को अलग करती है, कश्मीर वैली को और इंडस वैली को, राइट। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज कार्डमम हिल्स आर नोन आल्सो नोन एज। तो कार्डमम हिल्स का दूसरा नाम क्या है? इलायची पहाड़ियाँ भी इसे बोला जाता है, तो इसका दूसरा नाम है पलानी हिल्स। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ 117। नेक्स्ट चलते हैं 118 द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ऑन इट्स राइट बैंक इज। तो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि गंगा नदी दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो वो है आपकी यमुना नदी। ओके, गंगा ऐसे बहती है तो इसके राइट में जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट ओवर द। तो आपके जो पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये आपकी वर्षा क्रिएट करते हैं कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पे आपके। ओके, जैसे पंजाब रीजन है, हरियाणा रीजन है, हिमाचल के रीजन में भी इसकी बारिश होती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं आपके ओरिजिनेट करते हैं मेडिटेरेनियन सी से। ओके, भूमध्य सागर से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो थे आपके अलुवियल सॉइल से बने होते हैं। ओके, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा सॉइल भी इंडिया में अलुवियल सॉइल ही पाई जाती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 121 जो है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। तो सबसे पुरानी जो है माउंटेन रेंज है इंडिया की वो है राजस्थान में पाई जाती है, वो है आपकी अरावली। ओके, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अरावली रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रॉन प्रोडक्शन। निम्न में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो 122 का राइट ऑप्शन है सी। ओके, शिवालिक जो है, सॉरी यहाँ पे 122 का सी है चिल्का लेक। ओके, तो यहाँ पे लेक में आपको प्रॉन प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि झींगा उत्पादन। ओके, तो चिल्का लेक कहाँ पे आपकी? चिल्का लेक है आपकी उड़ीसा में। ओके, वुलर लेक है आपकी J&K में, सांबर लेक है आपकी राजस्थान में। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सीजनिंग ऑफ वुड इज़ डन टू रिमूव। तो क्या हटाने के लिए जो है कास्ट की इकाई की जाती है? सीजनिंग ऑफ वुड क्यों की जाती है, किसे रिमूव करने के लिए की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर को हटाने के लिए जो है इसकी सीजनिंग ऑफ वुड की जाती है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है वर्ल्ड का? यहाँ पे वर्ल्ड की बात की गई है, तो इसमें पूरा जो है पूरे वर्ल्ड का आएगा। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो देखिए भाखड़ा नंगल डैम जो है आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है पूरे वर्ल्ड का। इंडियाज़ पोजीशन इन जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज।
तो इंडिया की पोजीशन क्या है जूट प्रोडक्शन में? जूट प्रोडक्शन में इंडिया की पोजीशन क्या है? तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है इंडिया। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का यहाँ पे कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है? तीनों के तीन ऑप्शन इससे रिलेटेड हैं, लेकिन सबसे जो सही जो है आंसर कौन सा है, तो वो है आपका रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो आपके उसमें आपके ग्रीन वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, आपका जो बाकी जो एफॉरेस्टेशन या कुछ भी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में कृषि उत्पादकता में जो है तीव्र बढ़ोतरी के लिए इसे लाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन को। और ग्रीन रेवोल्यूशन को कौन लाया था? एमएस स्वामीनाथन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन। तो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो ये है आपकी वेस्ट बंगाल में। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ 127। नेक्स्ट इज मिल्की वे। तो मिल्की वे एक स्टेशनरी है, रिवॉल्व समटाइम्स है, नेवर रिवॉल्व्स है, या इज़ नॉट स्टेशनरी है। ये एक स्थिर है या अस्थिर है, कभी कभी घूमती है या कभी नहीं घूमती है। तो मिल्की वे आपकी जो गैलेक्सी है ये एक्सपेंड होती जा रही है। ओके, टाइम टू टाइम ये एक्सपेंड होती जा रही है, इसलिए ये स्टेशनरी नहीं है, ये अस्थिर है। ओके, नेक्स्ट इज रडार इज यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशंस टू। 129 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकेट एनिमी पोजीशन। रडार किस लिए यूज़ करती है भारतीय सेना? तो रडार को हम दुश्मन की स्थिति ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि जो मिसाइल सिस्टम होता है उसमें भी रडार लगा होता है, तो आपके जो लड़ाकू विमान रहते हैं उसमें भी रडार रहता है। तो तरह तरह के जो है यहाँ पे जो वेपन रहते हैं उसमें रडार का यूज़ किया जाता है। 130 का क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इन विच मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इज़ नोन एज। तो वह उपकरण जिसमें बहुत आकृतियाँ बनती हैं कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में जो है तरह तरह की आकृतियाँ बनती हैं, तो इसका डी इसका राइट ऑप्शन होगा। 131 देखते हैं। विच वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द लेटर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे इसे सॉल्व करना होगा तो थोड़ा इसे टाइम लगेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, बाकी हम जो बचे हुए हैं जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं जैसे कि इंग्लिश के, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जो आपके रिमेनिंग हिंदी के क्वेश्चन हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।